Hi friends, myself Ankit. Welcome you in the physics coach. I hope you are learning so many stuffs. After learning so many questions from the students, I decided to prepare the PYQ of physics. Previous year question of JEE Mains. काफ़ी बच्चों का डाउट था सर, थोड़ा प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चन भेज दीजिए, करा दीजिए. So I decided to prepare some question for you people so that you can practice well and achieve good score in your exam. So it's a lecture through which you can learn the concept along with applying the application. So let's start the discussion. First question is that a current through a wire depends on time. I दिया हुआ है, I is a function of time where alpha 20 ampere per second and beta 8 ampere per second square. So friends, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द चार्ज क्रॉस थ्रू अ सेक्शन ऑफ वायर. तो ये कोई वायर है. वायर कैसा शेप होता है? सिलेंड्रिकल. क्लियर? वायर द शेप ऑफ वायर इज सिलेंड्रिकल एंड आपको करंट की इक्वेशन दी हुई है अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर. क्लियर? अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है इस क्वेश्चन में. सो आई इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू ओवर डी टी. तो आपको क्या निकालना है? हाउ मच चार्ज. तो यू नीड टू कैलकुलेट द डी क्यू. क्लियर? तो वेरी इजी. डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल आई डी टी. आई की वैल्यू आपको दी हुई है अल्फ़ा. अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 टी प्लस 8 टी स्क्वायर. So after solving this you can get the answer. So question कह रहा है find the charge cross through a section of the wire in 15 सेकेंड. 15 सेकेंड में कितना जाएगा? तो देखिए at t is equal to 0 करंट क्या चार्ज? there is no charge. क्लियर? at t is equal to 15 सेकेंड लिमिट कैसे लगाते हैं? how much charge let us suppose q. क्लियर? तो यहाँ से लिमिट लगाएंगे डेल्टा क्यू हो जाएगा इसका, तो लिमिट क्यू आएगा. क्लियर? वेरी इजी. यहाँ लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा? 20 टी स्क्वायर अपॉन 2 टी स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट क्या होगी? 0 से 15 प्लस 8 टी स्क्वायर. टी स्क्वायर का क्या होगा? टी क्यू अपॉन 3 लिमिट क्या होगी? 0 से 15. ये क्या होगा? 10 इंटू आप लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट. क्लियर? 8/3 15 का क्यूब माइनस 0. इसको सॉल्व करिए. आई एम गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज़ सॉल्व दिस. जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आएगा. व्हाट इज़ द ऑप्शन? प्लीज़ ट्राई. हु विल गिव मी द आंसर इन अ फास्ट मैनर? जस्ट ट्राई. हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर in 15 seconds. When you solve this problem, you will get 11250 कूलम. तो इतना चार्ज फ्लो होगा 15 सेकेंड में. कहाँ से? इस वायर से. क्लियर? तो ऑप्शन क्या आएगा? 4. क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर टू सैटेलाइट S1 एंड S2 विद पीरियड्स ऑफ रेवोल्यूशन 1 आवर एंड 8 आवर. देयर आर टू सैटेलाइट जिनका फर्स्ट सैटेलाइट का पीरियड कितना दिया हुआ है? टाइम ऑफ पीरियड 1 आवर. टाइम ऑफ पीरियड का मीन्स क्या होता है कि द टाइम एट विच इट कंप्लीट्स द होल रोटेशन. क्लियर? दूसरी सैटेलाइट का जो टाइम दिया हुआ है 8 आवर दिया हुआ है. क्लियर? क्वेश्चन में कह रहा है रेस्पेक्टली रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट. क्लियर? द रेशियो ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट S1 टू S2. तो देखिए यहाँ से हम जानते हैं T1 अपॉन T2 का रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:8. एंड वी ऑल्सो नो डैट T1 क्या होगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा 1. T2 क्या होगा? 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा 2. क्लियर? तो यहाँ से आप ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 का रेशियो निकाल सकते हैं. कितना आएगा? ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 का रेशियो कितना आएगा? 1:8. लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट S1 टू S2. तो रेशियो क्या होगा? ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 कितना होगा? इट विल बी 8:1. क्लियर? इज इट राइट? सो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी. क्लियर? किसी कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट कम बैक टू द अनदर प्रॉब्लम. देखिए ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है. इट्स अ थर्मोडायनेमिक प्रॉब्लम.
हेयर यू नीड टू जस्ट मैचिंग, यू नीड टू डू मैचिंग. सो पहला लिस्ट 1 दिया हुआ, लिस्ट सेकंड दिया हुआ है, लिस्ट फर्स्ट में ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, इसका करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आंसर होगा. क्लियर. सो फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस. सो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. क्लियर. तो ये किससे मैच करेगा, इट विल मैच टू दिस. क्लियर. आइसोकोरिक, अ प्रोसेस वेयर वॉल्यूम इज कांस्टेंट. ये सब मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ाई है. क्लियर. एडियाबैटिक, इन एडियाबैटिक प्रोसेस व्हाट हैपन, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, Q इज 0. अगर Q 0 होगा इट मीन्स हीट कंटेंट, उस बॉडी का सारा हीट उस बॉडी के अंदर ही रहेगा. इट विल नॉट गो आउट, इट मीन्स हीट कंटेंट विल रिमेन कांस्टेंट. इन आइसोबैरिक प्रोसेस व्हाट हैपन, प्रेशर विल बी कांस्टेंट. सो ऑप्शन ए. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए ए का थर्ड यहाँ पर है. क्लियर. बी का क्या रहा है, देखिए ए का सेकंड, बी का थर्ड एंड सी का क्या रहा है, फोर्थ, और डी का फर्स्ट. तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट. बहुत आसान है. क्लियर. नेक्स्ट वी कम टू द अनदर प्रॉब्लम. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. प्लीज ट्राई टू सी एंड फोकस. Here in this problem what is saying, like statement, there are two statement is given in the problem. First statement is two photons having equal linear momentum having equal wavelength. पहला statement ये वो है. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, इफ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज डिक्रीज्ड देन द मोमेंटम एंड एनर्जी विल ऑल्सो डिक्रीज. सो आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, जस्ट अ मिनट. तो देखिए ध्यान से देखिए, पहला इसने क्या कहा है, टू फोटॉन्स हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटम. सो एज वी नो डैट लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, H/mv, और mv क्या होता है, इट इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, दैट इज p. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, टू फोटॉन्स हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटम, क्लियर, हैव इक्वल वेवलेंथ. तो देखिए यहाँ से भी हमको पता चल रहा है H इज प्लांक कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज. इसमें क्वेश्चन में कहा है कि लीनियर मोमेंटम क्या है, दोनों की दोनों फोटॉन्स का, बोथ द फोटॉन्स हैव सेम लीनियर मोमेंटम, इट मीन्स दे हैव सेम वेवलेंथ. क्लियर. λ1 इज इक्वल टू λ2. क्लियर. तो आपका ये ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू. स्टेटमेंट फर्स्ट क्या रहेगा, इट विल बी ट्रू. नेक्स्ट वी कम टू द स्टेटमेंट सेकंड. देखिए स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, इफ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, फ्रेंड्स ट्राई टू कंसंट्रेट, बहुत आसान है. इफ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज डिक्रीज्ड देन द मोमेंटम एंड एनर्जी विल ऑल्सो डिक्रीज. तो देखिए ध्यान से, अगर आपने वेवलेंथ को डिक्रीज करा, देखिए लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv. क्लियर. अगर आपने वेवलेंथ को डिक्रीज किया, क्लियर, तो मोमेंटम तो बढ़ेगा ना, बट क्वेश्चन में क्या कहा है, मोमेंटम एंड एनर्जी विल डिक्रीज. सो इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. एनर्जी भी क्या होती है, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, p²/2c. p क्या है, लीनियर मोमेंटम. तो देखिए अगर मोमेंटम क्या हुआ, वेवलेंथ अगर आपने कम करी, मोमेंटम बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, और वी कैन से दैट एनर्जी क्या होगी, इट विल इंक्रीज. लेकिन क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या कहा है, इट विल डिक्रीज. सो इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स. सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट वी मूव टू द अनदर प्रॉब्लम. द वर्क डन बाय अ गैस मॉलिक्यूल इन अ आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाय W इज इक्वल टू क्या दिया है, अल्फा बीटा स्क्वायर e⁻x² डिवाइड बाई अल्फा KT. क्लियर. क्वेश्चन में कह रहा है x इज द डिस्प्लेसमेंट, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन. क्लियर. यू नीड टू फाइंड द व्हाट डायमेंशन. अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट, तो अल्फा बीटा की डायमेंशन पूछिए. तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि देखिए एक्सपोनेंशियल की पावर क्या रहती है हमेशा, x² KT. तो ध्यान से देखिए, अल्फा एक कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है. यहाँ ये डिनोमिनेटर में क्या है, कांस्टेंट. और आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल में अगर कोई भी रेशो हो, एक्सपोनेंशियल में कुछ ना कुछ यहाँ पे कांस्टेंट आता है, सम कांस्टेंट. इस रेशो को आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट सम कांस्टेंट. एक्सपोनेंशियल की पावर कांस्टेंट क्या रहता है, कांस्टेंट आता है. क्लियर. तो एक्सपोनेंशियल हुआ, क्लियर, a की पावर कुछ भी लिखा हो,
इनका आउटपुट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डायमेंशन क्या रहती है, व्हाट, डायमेंशनलेस। कांस्टेंट क्या रहते हैं, डायमेंशनलेस। तो ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन आपको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या दिया हुआ, अल्फा के टी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्लियर, इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू सी। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, मैं कह सकता हूँ ये क्या है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होगी, क्योंकि ई की पावर में है। तो इसका जो रेशो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, डेट विल ऑल्सो बी कांस्टेंट, क्लियर। आपको देखिए एक्स की वैल्यू, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे भी कांस्टेंट ऊपर कांस्टेंट, देन यू विल गेट द कांस्टेंट वैल्यू। ई की पावर कांस्टेंट क्या रहेगा, इट विल बी कांस्टेंट। सो ये जो रेशियो है इट विल गिव सर्टेन कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डायमेंशन क्या रहती है, इट इज डायमेंशनलेस। सो एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी इज इक्वल टू सी, बोथ साइड क्या कर दीजिए, डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस। तो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, एल स्क्वायर, अल्फा की डायमेंशन निकालनी है, के की डायमेंशन, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के अभी रुक जाओ, के टी, और यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कोई डायमेंशन नहीं होती, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। देखिए कितना आसान है, क्लियर। अब देखिए के टी, ध्यान से देखिए के टी को, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, और वी कैन से डेट एनर्जी पर यूनिट केल्विन। तो E बाई टी, देखिए यहाँ पर अगर आप केल्विन को, के टी कितना हो जाएगा, तो के टी क्या हो जाएगा, सिंपली किसकी क्या है, के टी बेसिकली एनर्जी, क्लियर। तो एनर्जी की हम जानते हैं क्या डायमेंशन होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, याद होना चाहिए आपको, और अगर आपको नहीं भी याद देन यू कैन ईजिली कैलकुलेट, नो वरी, क्लियर। किसी कोई डाउट अभी तक, सो वेरी इजी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अल्फा की डायमेंशन निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, एल स्क्वायर डिवाइड बाई के टी, के टी क्या एनर्जी, टी यहाँ पर टेम्परेचर है, क्लियर। तो यहाँ क्या आएगा, कि एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर मल्टीप्लाई टेम्परेचर, क्वेश्चन में गिवन है टी इज द टेम्परेचर, सो के टी इज द एनर्जी, क्लियर। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्लियर। देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया तो क्या मिलेगा आपको, एम माइनस वन टी टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा, क्लियर। अब आपको अल्फा की डायमेंशन मिल गई, देन इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ बीटा, बिकॉज देखिए W इज इक्वल टू क्या है, अल्फा बीटा स्क्वायर। तो बीटा क्या होगा, बीटा क्या होगा, अंडर रूट W अपॉन अल्फा, क्लियर। तो डायमेंशन जो भी होगी बीटा की वो क्या होगी, और वी कंसीडर डायमेंशन ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ अल्फा, क्लियर। तो ध्यान से देखिए जो डायमेंशन होगी बीटा स्क्वायर की तो क्या होगी, डायमेंशन ऑफ W, W की डायमेंशन क्या, W की एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, अल्फा की डायमेंशन कितना निकाला आपने, एम माइनस वन टी टू, एम माइनस वन टी टू, क्लियर, समझ आ गया। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, क्या आएगा देखिए, एम टू एल स्क्वायर टी माइनस फोर, ये जो आया है वैल्यू किसका है, बीटा स्क्वायर का, क्या है, एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस फोर। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, एम एल टी माइनस टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा, एम एल टी माइनस टू। तो बीटा की डायमेंशन क्या रहेगी, क्वेश्चन में क्या कहा है, एम एल टी माइनस टू, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, क्लियर। कोई किसी को डाउट, इज देयर एनीवन हु इज हैविंग डाउट, ओके। नेक्स्ट वी कम टू द अनदर प्रॉब्लम दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द फोकल लेंथ एफ इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर। वेरी वेरी इजी, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो तो आप क्वेश्चन क्या होगा, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, आँख बंद करके आंसर लगा देना, क्लियर। फोकल लेंथ क्या होता है, इट इज़ द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर। किसी कोई डाउट। नेक्स्ट वी कम टू द अनदर प्रॉब्लम, वेरी 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 इजी। देखिए फ्रेंड्स बहुत आसान है, चीज़ें होती है लेकिन उसको समझना होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फोर बॉडीज हैविंग सेम मास एंड रेडियस आर रिपोर्टेड एज
I1 क्या है, मूवमेंट ऑफ थिन सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। तो हम जानते हैं कि किसी सर्कुलर रिंग है ये, क्लियर। इसकी डायमीटर के अबाउट क्या रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² डिवाइड बाई 2, क्लियर। नेक्स्ट I2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू डिस्क। तो आपको पता है डिस्क जो होती है, डिस्क में क्या होता है, पूरी बॉडी पे मास होता है, सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² बाई 2, क्लियर। I3 कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, क्लियर। तो I3 क्या है, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो मैंने आपको जब इनर्शिया का चैप्टर पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको समझाया था कि जो सॉलिड सिलेंडर है इट इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ मेड अप ऑफ सो मैनी सॉलिड डिस्क, कई सारी सॉलिड डिस्क को कंप्रेस कर दीजिए, देन यू गेट द सॉलिड सिलेंडर। सो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सॉलिड सिलेंडर का अबाउट इट्स एक्सिस, दैट इज क्लियर, इस एक्सिस के अबाउट, जो कि क्या है, कई सारी डिस्क हैं, ये कई सारी डिस्क है, इनके सेंटर से जो एक्सिस पास कर रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो एक डिस्क का होगा, क्लियर। तो I3 भी क्या होगा, mr² बाई 2, क्लियर। नेक्स्ट I4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। देखिए सॉलिड स्फीयर कहा है, इसमें तो हमको याद होना चाहिए कि सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 2/5 mr², क्लियर। अगर मान लीजिए हॉलो कहता तो क्या होता है 2/3 mr²। तो आप ध्यान से देखिए कि I1 I2 I3 ऑल आर इक्वल, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4, क्लियर, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट कम टू द अनदर प्रॉब्लम, two equal capacitor are first connected in series and then in parallel. Find the ratio of the equivalent capacitance in the two cases. So there are two equal capacitor. First they are connected in series, clear. First they are connected in series. तो देखिए इक्वल है तो CC हो जाएगा, तो इनका इफेक्टिव क्या रहेगा, सीरीज में क्या होता है C इफेक्टिव, C1 क्या होगा, C1 मल्टीप्लाई C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, क्लियर। तो C इफेक्टिव क्या आएगा, देखिए ध्यान से, C इंटू C डिवाइड बाई C प्लस C, 2C, इट मीन्स व्हाट, C/2। फर्स्ट केस में इफेक्टिव C इफेक्टिव क्या आएगा, इन सीरीज C/2। अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, इफ़ यू कनेक्ट दीज टू कैपेसिटेंस इन पैरेलल, तो क्या होगा, C इफेक्टिव क्या रहता है, C1 प्लस C2। तो C इफेक्टिव इन पैरेलल क्या होगा, आई एम राइटिंग P, C प्लस C डेट इज 2C। तो देखिए C इफेक्टिव इन सीरीज इज हाफ ऑफ द C इफेक्टिव, नॉट हाफ, यू कैन से डेट C इज 1/4। C क्या होगा, देखिए C की वैल्यू यहाँ से लगाइए, यहाँ से निकाल के C इज इक्वल टू हाफ ऑफ C इफेक्टिव पैरेलल, ठीक है। तो टू केसेस में क्या होगा, इसको नीचे ले जाएंगे, C इफेक्टिव इन सीरीज डिवाइड बाई C इफेक्टिव इन पैरेलल क्या होगा 1:4। तो ऑप्शन क्या आएगा, डी, क्लियर, समझ आ गया, इज एनी डाउट, ओके। नेक्स्ट मूव टू द अनदर प्रॉब्लम दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए उससे पहले हम एक प्रॉब्लम है बहुत आसान सी है, इसको देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 GHz इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम whose relative electrical permittivity and relative magnetic permeability both are 2, clear, then its velocity in this medium is very very easy problem। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना पड़ेगा इसके लिए, बिकॉज आपको मीडियम में वेलोसिटी पूछा है। तो मीडियम में क्या होगा, v इज इक्वल टू C/n, C/μ, क्लियर। तो आपको म्यू निकालना है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज द एप्सिलॉन r इंटू म्यू आर। एप्सिलॉन r क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, एंड म्यू आर इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी, क्लियर।
क्लियर। सो म्यू आर और क्या कहते हैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है, इक्वल है, और इसकी वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, क्लियर। तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई 2, क्लियर। इज देयर एनी डाउट। यहाँ से आपको v निकालना है, v क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई म्यू, म्यू क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज द 2। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आएगी 3/2 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम। नाउ मूव टू द अनदर प्रॉब्लम, जस्ट सी अ सेल E1 ऑफ EMF 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम is connected with another cell E2 of EMF 4 volt and internal resistance 8 ohm, clear, as shown in figure, full stop. The potential difference between x and y, तो देखिए x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। देखिए कितना टिपिकल प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे इसको, x और y, क्लियर। E1 दिया है, E2 दिया है, ये 6 वोल्ट 2 ओम, दिस इज 4 वोल्ट 8 ओम, क्लियर। अब पहले देखिए, अगर आपको x और y के बीच में अगर पोटेंशियल निकालना है, देन यू नीड टू नो द करंट। तो आप किरचॉफ लॉ लगा दीजिए इसको क्लॉकवाइज, P से स्टार्ट करिए। देखिए चलिए हाई से लो, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, लो टू हाई प्लस E2, इसमें करंट मान लीजिए I। तो देखिए ये जो हाई से लो जा रहे हैं तो क्या होगा -I, रेजिस्टेंस 2 दिया हुआ है, क्लियर, -I, रेजिस्टेंस क्या है 8 ओम। यहाँ से चले पूरा फिर से P पे आ गए, क्लियर। यहाँ से चले VP से, देखिए हाई से लो जा रहा है माइनस लेंगे, लो टू हाई प्लस लेंगे, और हाई से लो पे जा रहे हैं, देखिए माइनस ड्यू टू रेजिस्टेंस कुछ आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस पोटेंशियल विल ड्रॉप। चले चलते गए, चले वापस P पर आ गए। तो ये जो आपने माइनस करके जितना ही पोटेंशियल लिखा है ये किसके इक्वल हो जाएगा VP के, VP से VP कैंसिल हुआ। E1 E2 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, देखिए 6 वोल्ट प्लस E2 की वैल्यू दी है 4 वोल्ट, ये कितना हो गया 8 और 2 10, 10I। तो 10I की वैल्यू क्या होगी 4 - 6 -2, I की वैल्यू क्या होगी -1/5 एम्पियर, यानी कितना हो गया -0.2 एम्पियर, क्लियर। इज देयर एनी डाउट। देखिए माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट ये कर रहा है कि आपका करंट की डायरेक्शन जो आपने ली है दैट इज रॉन्ग, करंट एक्चुअली फ्लो इन दिस डायरेक्शन, क्लियर, समझ आ गया। ये सिर्फ ये बता रहा है, और आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, जो आपने निकाला है ठीक है, बस नेगेटिव साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज़ इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ओनली, क्लियर। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द डायरेक्शन और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y। देखिए यहाँ से स्टार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा ना यहाँ पर, तो यहाँ वोल्टमीटर लगा दीजिए, क्लियर। तो यहाँ से चलिए Vx से, देखिए ध्यान से Vx से चले, क्या होगा लो टू हाई जा रहे हैं तो क्या होगा E2 प्लस, क्लियर। यहाँ से चले कहाँ पहुँच गए, इज इक्वल टू पोटेंशियल एट y, गलत, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा भी ड्रॉप हो रहा है। हम आज भी इस करंट की वैल्यू क्या मानते हैं, तो ध्यान से देखिए लास्ट प्रॉब्लम है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लगाइए ध्यान से, x और y के बीच में पोटेंशियल निकालना है, तो कुछ नहीं x और y के बीच में किरचॉफ लॉ लगा दीजिए। देखिए Vx से चले, क्लियर, चले Vx से, अब कहाँ देखिए यहाँ पहुँचे लो टू हाई प्लस E2। अब देखिए हम यूँ जा रहे हैं, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हाई से लो तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा ड्यू टू रेजिस्टेंस, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, -I × R। Vx से चले प्लस E2, इतना ड्रॉप हुआ, फाइनली कुछ मिलेगा माइनस प्लस करके, दैट इज़ Vy। देखिए यहाँ से चले कुछ ड्रॉप हो गया, कुछ आपको गेन हुआ पोटेंशियल E2 हाई में हुआ, प्लस कुछ ड्रॉप हुआ, बचा कुचा कहाँ पहुँच गए आप, जो बचा कहाँ मिलेगा आपको Vy पे होगा, इसीलिए मैंने क्या लिखा इक्वल टू Vy, क्योंकि आप E2 में से -8I करेंगे, देन यू गेट द पोटेंशियल एट y,
क्लियर। जैसे मान लीजिए E2 का पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट, तो 4 माइनस आई इंटू आर कितना दिया 8, तो जो बचेगा जो पोटेंशियल वो कहाँ होगा वाई पे। तो यहाँ से वी एक्स माइनस वी वाई कितना आएगा 8i माइनस E2। तो i की वैल्यू कितनी निकाली है -0.2 माइनस E2 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू दी है को 4 वोल्ट। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -4 A2 ज़ा 16, तो इट विल बी -5 वी एक्स माइनस वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई -5.6 वोल्ट। तो देखिए माइनस प्लस पे मत जाइए, डोंट गो ऑन माइनस प्लस, बिकॉज माइनस यहाँ पे इंडिकेट ये कर रहा है कि पोटेंशियल ऑफ वाई इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ एक्स। अगर प्लस आता, अगर मैंने करंट की डायरेक्शन क्या ली थी रॉन्ग ली थी, दैट्स वाई इट इज़ कमिंग नेगेटिव। बट आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। यहाँ से अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपने जो करंट की डायरेक्शन ली है सर्किट में करंट क्या कैसे फ्लो कर रहा है, तो आप यहाँ से आपने करंट की डायरेक्शन क्या निकल रही है, करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इट मीन्स व्हाट, जो आपने डायरेक्शन ली थी वो गलत ली थी, करंट एक्चुअली कहाँ कैसे फ्लो कर रहा है ऐसे। क्लियर। अगर आप आफ्टर नोइंग द करंट अगर आप उसको सही कर लेते हैं, अगर आप वी एक्स माइनस वी वाई निकालेंगे तो इट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव 5.6 वोल्ट। बट इन सब कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना, सिंपल आपने आई की वैल्यू निकाली, जो इनिशियली आपने करंट की डायरेक्शन ली थी आई की, वैसे ही लगाइए किरचॉफ लॉ और सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर। सर्किट में चले, बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, तो देखिए ये 5 वोल्ट की बैटरी है, मैं ऐसे चल रहा हूँ तो 5 कुछ ड्रॉप हुआ इसकी वजह से -i इंटू आर, यहाँ से चले कुछ ड्रॉप हुआ रेजिस्टेंस की वजह से, तो बचा हुआ पोटेंशियल कहाँ आएगा यहाँ पर। तो ये जो माइनस करके पोटेंशियल कहाँ मिला आपको, इस पॉइंट पे मिला। तो ये क्या था आपका y और यहाँ क्या था Vx। ये चीज़ समझ में आई क्या आपको, बताइए। इज़ देयर एनी डाउट। सो वी सॉल्व 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वेरी इंपॉर्टेंट 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ जेईई मेंस PYQ 2020। किस ईयर का क्वेश्चन है आपको पता है ये लोग, 2020